Okay, so let's start with today's session by continuing with current electricity. अब last lecture में we have learned KVL, KCL, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, दोनों में देखा था. Kirchhoff's current law का convention, sign convention बहुत easy था. All the currents moving towards the junction are positive and all the currents moving away from the junction are taken to be negative. तो जंक्शन पे सम ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू 0. ओके, देन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये एक लूप पे आप अप्लाई करते हो. सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल टू अ लूप. तो लूप पे अप्लाई करते टाइम वी हैव टू यूज सम कन्वेंशन एंड दोस कन्वेंशन वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन, राइट. तो यहाँ पे मैंने कन्वेंशन मेंशन किए हैं. एज आई टोल्ड यू कि जब आप करंट के डायरेक्शन में किसी भी ब्रांच को ट्रेस करोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्रेसिंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, सो व्हेनेवर यू ट्रेस in the direction of conventional current, the potential drop is taken to be negative. क्योंकि आपको पता तो है कि रेजिस्टेंस आएगा तो वहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा. ओके, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा. तो इफ यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ conventional current, potential drop is taken to be negative. But if you are tracing in the direction opposite to that of conventional current, अगर मैं B से A सर्किट को ट्रेस कर रहा होता तो इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप हम पॉजिटिव लेते. ये साइन कन्वेंशन नंबर 1 था. साइन कन्वेंशन नंबर 2 था कि जब आप किसी भी ब्रांच में हो, आप ट्रेस कर रहे हो और अगर बैटरी आ गई, सेल आ गया, फॉर एग्जांपल आई एम ट्रेसिंग फ्रॉम F टू A, तो यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है, तो मैं बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू जंप फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सेल. तो ईएमएफ इज टेकन टू बी पॉजिटिव. अगर मेरा ट्रेसिंग का डायरेक्शन उल्टा होता, अगर मैं ट्रेस करने के लिए ए से एफ जा रहा हूँ, तो ए से अगर मैं एफ जा रहा हूँ तो मैं बैटरी को पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेस कर रहा हूँ, तो ईएमएफ इज टेकन टू बी नेगेटिव इन दिस केस. ये दो साइन कन्वेंशंस आपको पता होने चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दीज टू साइन कन्वेंशंस. ओके, तो इफ यू नो दीज टू साइन कन्वेंशंस देन यू कैन एनालाइज एनी सर्किट इजीली. तो मैं एग्जांपल लेता हूं. अब आई विल टेक दिस सर्किट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या है? सबसे पहले तो ट्रेसिंग का डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा. उससे पहले कौन से लूप को ट्रेस कर रहे हो वो देखो. तो हमारे पास यहाँ पे 3 लूप है. कौन कौन से 3 लूप है? एक ऊपर का, एक नीचे का और एक बाहर का. So we have in total 3 loops. What was a loop? Loop was a closed conducting path in an electric network. तो यहाँ पे मेरे पास 3 लूप है. तो मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी 2 लूप लेता हूं. So consider for example, consider loop A, F, E, B, A. तो मैंने ये लूप लिया है ऊपर का. आई एम टेकिंग द लूप विच इज ओवर हियर, A, F, E, B, A. दिस इज लूप. ओके, और हम इसको क्लॉकवाइज ट्रेस कर रहे हैं. अगर आपको चाहिए तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ट्रेस कर सकते हो. सो यू कैन इवन डू A, B, E, F, A. डजंट मैटर आप क्लॉकवाइज ट्रेस कर रहे हो या आप एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस कर रहे हो, डजंट मैटर. सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन समझने हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद पॉइंट ए. मैं पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं बी की तरफ जा रहा हूं. तो क्योंकि ए बी ई एफ ए ऐसा जाना है हमको, तो व्हेन यू आर ट्रेसिंग फ्रॉम ए टू बी यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. हम जब ए से बी जा रहे थे, ए से बी सर्किट को एनालाइज कर रहे थे, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन सेम है. तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा -I1R2. माइनस क्यों? बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन. इफ यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट देन पोटेंशियल ड्रॉप इज नेगेटिव. फिर जब बी से ई आएंगे
तो वापस से हम कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव, लेकिन बी से ई इस ब्रांच में करंट है I1 प्लस I2 R3। अब ई से एफ जब जाओगे तो यहाँ पे ना ही कोई सेल है ना ही कोई रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन मिलेगा नहीं हमको। फिर जब आप एफ से ए आ रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा -I1 R1, ऑफ कोर्स नेगेटिव, क्यों? बिकॉज आई टोल्ड यू व्हाई नेगेटिव। ओके, देन आप जब इस सेल पे आए और आप F से A ट्रेस कर रहे थे, मतलब यू आर ट्रेसिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब मैंने बताया था EMF विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव, क्योंकि यू आर ट्रेसिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो क्यों? क्योंकि यही तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, summation of all the potential drops and summation of all the EMF is equal to zero. This is किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसलिए इक्वल टू जीरो लिखा है हमने। तो यू विल गेट दिस इक्वल टू, तो यहां पे आपको मिल जाएगा, हियर यू विल गेट E1 इक्वल टू I1 R2 प्लस I1 R1 plus I1 plus I2 R3. This is what you will get. Okay, right? So this is I1 R1 plus R2 plus I1 plus I2 R3, ये आ गया आपका इक्वेशन। ओके, आपको साइन कन्वेंशन याद रखने की जरूरत है। जब आप इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट ट्रेस करते हो, किसी भी लूप को ट्रेस करने के दो डायरेक्शंस होते हैं। जैसे मैंने ये जो ऊपर का लूप है, इसको मैं ट्रेस कैसे कर रहा हूं, ए से बी, फिर बी से ई, फिर ई से एफ, फिर एफ से ए। तो व्हेन यू आर ट्रेसिंग, अगर आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में है, if the direction of tracing is in the direction of conventional current, potential drop is taken to be negative। ये रूल है, ये रूल है। तो मेरे पास जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये R2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट I1 है, मैं अगर A से B जा रहा हूं तो मैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूं। ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेसिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि आप सर्किट का एनालिसिस करते वक्त कोई एक पाथ फॉलो करोगे, यू आर फॉलोइंग सर्टेन पाथ। तो जब आप कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लिया जाता है बाय रूल। अगर मैं उल्टा जाता, अगर मैं B टू A जाता तो बाय रूल पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग पॉजिटिव लेते, तो उस केस में नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं थी। ओके, सो you have to know conventions। okay, जब तक आप conventions आपको पता नहीं है, हमने लास्ट लेक्चर में ये conventions किए हैं, तो conventions पता नहीं होंगे तो it will create an issue for you। मैं इसलिए बोल रहा हूं पहले conventions पता होने चाहिए, otherwise circuit analysis या फिर current electricity in general you will not understand। okay, so the idea here is to first know sign conventions। तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। हमने अब एक ऊपर का लूप ट्रेस किया, ये लूप मैंने एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस किया था। अब नीचे का लूप मैं क्लॉकवाइज ट्रेस करके बताता हूं आपको। तो कंसिडर लूप क्लॉकवाइज ट्रेस कर लेंगे। अब पहले एंटी क्लॉकवाइज किया, अभी क्लॉकवाइज करेंगे, दोनों एग्जांपल हो जाते हैं। देखो, क्लॉकवाइज मतलब बी से ई, ई से डी, डी से सी और देन सी टू बी। ओके, तो कंसिडर लूप बी ई डी सी बी। ओके, जब आप बी से ई जा रहे हो, यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी नेगेटिव -I1 प्लस I2 टाइम्स ऑफ R3 बाय रूल। ओके, जब आप E से D जा रहे हो, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे सर्किट एलिमेंट है ही नहीं, देयर इज नथिंग ओवर हियर, तो नो पोटेंशियल ड्रॉप, करंट विल जस्ट पास थ्रू दैट ब्रांच। नाउ जब आप
D से C जा रहे हो, when you are going from D to C, you are still in the direction of conventional current. So potential drop will be again negative I2 R5. Then when you are here, you are jumping from negative to positive terminal, तो प्लस E2, क्योंकि बाय रूल जब आप एक सेल या एक बैटरी को ट्रेस करते हो और इफ यू आर ट्रेसिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, EMF इज टेकन टू बी पॉजिटिव. फिर आप जब C से B जाओगे तो यू आर अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो माइनस I2 R4 इक्वल टू 0. ओके, तो ये जो है दिस इक्वेशन विल बिकम E2 is equal to I1 plus I2 R3 plus I2 R5 plus I2 R4. Okay, so this is what you will have. Then इसको सिंप्लीफाई कर लो. E2 is equal to I1 plus I2 R3 plus I2 plus I2 तो कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा R5 प्लस R4. ये हो गया आपका इक्वेशन, राइट. अब तीसरा लूप भी यूज कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली टेक दिस लूप बाहर का AFDCA. यू कैन टेक दिस लूप ऑल्सो. वो भी लूप करके देख लेते हैं. ओके, राइट. सो इट्स क्वाइट सिंपल, doesn't matter. So you can take the outer loop also if you want. So example 3, consider loop A F D C A. तो जब मैं A से F जा रहा हूं, I am tracing this EMF E1 from positive to negative, तो माइनस E1 लिखा जाएगा. अब you will be taking negative E1 क्योंकि you are tracing from negative positive to negative terminal. ओके, फिर अब जब यहाँ पे आए, यहाँ पे करंट I1 और आपका ट्रेसिंग का डायरेक्शन, आपका सर्किट को देखने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप लोगे लेकिन पॉजिटिव लोगे. अब आप बोलोगे प्लस I1 R1. सिमिलरली जब आप यहाँ पे आओगे, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, नथिंग ड्रॉप, नो ड्रॉप, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस है नहीं. फिर जब आप यहाँ पे आओगे, D to C आओगे, तो D to C में कन्वेंशनल करंट I2 और आपका ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है, तो वापस नेगेटिव हो जाएगा, माइनस I2 R5. इस EMF E2 को आप नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेस कर रहे हो, तो प्लस E2 लिखोगे, प्लस E2 लिखोगे. फिर जब आप C से ऊपर जा रहे हो, C से A जा रहे हो, तो यहाँ पे आप कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो, तो वापस नेगेटिव आएगा, नेगेटिव I2 R4. फिर जब आप R2 को ट्रेस कर रहे हो, तो आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो, तो पॉजिटिव आएगा, प्लस I1 R2 इक्वल टू 0. ऐसा आपको आने वाला है. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. अब आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको, दैट्स इट. यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा E2 minus E1. ओके, लेट मी मेक सम स्पेस. कुछ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं लिखने के लिए. ओके, सो साइन कन्वेंशन याद रखो, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा फिर. भाई इट इज सिंपल थिंग. तो बाकी सारे टर्म, और नॉर्मली क्या करते हैं ना, EMF को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे. जहां जहां आपको करंट रेजिस्टेंस देखे उसको राइट हैंड साइड पे भेज दो. तो भेज के सिंप्लीफाई करो. यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस. सो यू विल गेट I2 R5 plus I2 R4 minus I1 R1 minus I1 R2. Okay, so this will be equal to, अब ये जो इक्वेशन है, मैं इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूं. जस्ट अ मिनट.
Okay, so what you will get here is E2 minus E1 इक्वल टू I2 आ गया कॉमन R5 प्लस R4 माइनस I1 आ गया कॉमन R1 प्लस R2, बन गया आपका इक्वेशन। तो दिस इज हाउ यू ट्रेस अ लूप। तो लूप ट्रेसिंग के कन्वेंशंस याद रखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, कन्वेंशन याद रखो, एंड दिस इज वेरी सिंपल जॉब, बहुत ही सिंपल चीज है। ओके, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल टास्क टू डू। ओके, तो अब बिकॉज हमने कन्वेंशन तो देख लिए, किरचॉफ्स करंट लॉ के भी, वोल्टेज लॉ के भी, अब इट इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू अप्लाई दोस कन्वेंशंस। ओके, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो एग्जाम्पल 9.1, तो सिंपल सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 9.1 इज एक्सट्रीमली सिंपल एग्जाम्पल। आपको बोला है फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का पार्ट है, ये पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है, उसका एक स्मॉल पार्ट है। आपको बोला है फाइंड द करंट x, सो यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आपको ये x फाइंड करना है बेसिकली। एक्चुअली दिस इज ओरल क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, वी विल सॉल्व दिस। बाय द वे, ये B पॉइंट यहां नहीं, ये B पॉइंट यहां होना चाहिए, जंक्शन पॉइंट। इसको मैं D पॉइंट बोल रहा हूं, जंक्शन पॉइंट, और C भी जंक्शन पॉइंट है। तो देयर आर 3 जंक्शन पॉइंट्स B, C एंड D। तो सबसे पहले आपको x करंट फाइंड करना है। वैसे ओरल होता है क्वेश्चन ये, पर मैं आपको स्टेप बता देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हैपनिंग एट पॉइंट B, जंक्शन पॉइंट पे क्या हो रहा है? ये जो करंट I1 आ रहा है, इसमें से 3 एम्पियर, 17 एम्पियर में से 3 एम्पियर बाहर जाएगा। सो करंट I1 से I2 आगे चले गया, स्प्लिट हो गया करंट। सो एट जंक्शन B, एट जंक्शन B, current I1 will split into I2 and I3। देखो, I1 का एक स्मॉल पार्ट यहां पे गया, बचा हुआ पार्ट I3 सीधा आगे। ओके, सो therefore you can write down I1 equal to I2 plus I3। बाय रूल, ये बाय रूल है, दिस इज बाय रूल। वैसे तो पता ही है आपको, यहां से I1 करंट आया, यहाँ पे I2 गया, बचा हुआ यहाँ पे गया I3। फिर आप बोलोगे हाँ, I1 के 2 टुकड़े हो गए, मतलब I2 प्लस I3। ठीक है, लेकिन अब इफ यू रिमेंबर जंक्शन लॉ, उसके साइन कन्वेंशंस, करंट एंटरिंग इज टेकन टू बी पॉजिटिव, तो सिर्फ I1 पॉजिटिव आएगा। करंट लिविंग मतलब I2 एंड I3 आर टेकन टू बी नेगेटिव, एंड समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इज 0। आ गया, याद है कि आपने लिखा था समेशन ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज 0। यस, तो I1, I2 और I3 का सम 0, लेकिन I2 और I3 नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? बिकॉज दे आर लीविंग द जंक्शन। या फिर आपको और एक चीज याद होगी, मैंने बताया था एट एनी जंक्शन पॉइंट टोटल करंट एंटरिंग इक्वल टू टोटल करंट लीविंग। इफ यू रिमेंबर, current entering is I1, current leaving is I2 and I3, so total current entering equal to total current leaving। गुड, तो यहां से आपको I3 मिल जाएगा। तो you will get I3 from here। I3 will be I1 minus I2, and I1 is 17 ampere and I2 is 3 ampere। This is 14 ampere। So you have 14 ampere current as I3 current। This is 14 ampere current I3। अब C पॉइंट पे एट जंक्शन C क्या हो रहा है? 2 एम्पियर का करंट और आके वहां पे मिल रहा है। तो एट जंक्शन C करंट्स, कौन कौन से करंट्स? I3 एंड I4 आर एडिंग अप टू गिव, क्योंकि दे आर मीटिंग, देयरफॉर
I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, क्योंकि I3 और I4 मिलके आपको देगा I5. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. बहुत सिंपल सा टास्क है, दिस एक्सट्रीमली सिंपल थिंग टू डू. तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे I5 as I3 is 14 एम्पियर और I4 फ्रॉम फिगर इज 2 एम्पियर. तो 14 प्लस 2 इज 16 एम्पियर. तो I5 आ गया आपके पास 16 एम्पियर का करंट. अब 16 में से 9 गया तो बचा हुआ 6 will be I6 x मतलब. So at junction D, what is happening? I5 is again splitting. I5 is splitting into, so I5 is splitting into I6 and I7. Therefore, you will write down I5 is equal to I6 plus I7. Therefore, I6 is equal to I5 minus I7. I6 is x, क्योंकि इसको x बोला है. I5 is, as you see, 16 minus I7 is 9. तो 16 minus 9 ये आपका आ जाएगा 7 एम्पियर ऑफ करंट. तो दिस इज 7 एम्पियर करंट. डन. मैं वापस एक बार बता देता हूँ. सिंपल सा सर्किट था, ये एक्चुअली ओरल केस है, बट एनीवेज ये ऐसा एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का पार्ट है. यहाँ पे जंक्शन बी है, यहाँ पे जंक्शन सी है और नीचे जंक्शन डी है. तो दिस इज जंक्शन बी, दिस इज जंक्शन सी, दिस इज जंक्शन डी ओवर हियर. बी जंक्शन पे करंट का स्प्लिटिंग हो रहा है, सी पे करंट आके ऐड हो रहा है और डी पे वापस करंट दो डायरेक्शन में जा रहा है. अब ये तो ओरल था, ये सारा ओरल था, मैंने सिर्फ लिख के दिया है. देखो 17 एम्पियर का करंट आया, उसमें से 3 एम्पियर यहाँ गया, तो डेफिनेटली बचा हुआ 14 एम्पियर यहाँ पे आएगा. अब 14 एम्पियर में 2 एम्पियर करंट ऐड हो गया तो यहाँ पे 16 एम्पियर आएगा. 16 एम्पियर में से यहाँ पे 9 एम्पियर गया तो बचा हुआ 7 एम्पियर यहीं पे जाएगा. हो गया क्वेश्चन खत्म. ये ओरल था. ओरल. और ऐसे क्वेश्चंस सीईटी जेईई नीट में आते हैं, तो यू नीड टू डू सच क्वेश्चंस ओरली. क्या है, सिर्फ नाम दिया है, सिर्फ नाम, इसका सिर्फ नामकरण कर दो. गिव इट सम नेम. कॉल दिस एज I1, दिस एज I2, दिस एज I3, दिस एज I4, this one I5, this one I6, and this one I7. So that's it. This is what you have. Okay, सिंपल. सिर्फ करंट के डायरेक्शंस देखो, कहाँ क्या ऐड हो रहा है, कहाँ क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है. दैट्स इट. मतलब कहाँ क्या स्प्लिट हो रहा है बेसिकली. तो आई विल want to keep this diagram, so I will keep this diagram on the next page, or if I can manage some space here, I will just retain this diagram. तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. इट इज एक्सट्रीमली सिंपल to solve such questions. Okay, so you just have to solve those questions orally when they're asked in competitive exams like JEE NEET. Okay, so that's it. I will keep this diagram for your reference. Let me keep this over here. Okay, तो ये रख देंगे यहाँ पे. Okay, next question. Just a minute. Let me see. Next question. Okay, here we go. Two batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistances 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with a resistance of 12 ohm. Find the current through each branch of the circuit and the potential difference across 12 ohm resistance. देखो, first of all, इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. मैंने आपको कल भी बताया था, मैं वापस बता देता हूं.
कि जब भी आप एक सोर्स ऑफ ईएमएफ बनाते हो, जैसे एक बैटरी बना दी, मैंने आपको बताया था आपके घर में जो वो आप रिमोट कंट्रोल में सेल डालते हो, करेक्ट? तो वो जो सेल है वो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन ये सेल खुद किसी मटेरियल से बना हुआ है, तो इस मटेरियल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यू नो व्हाट इज रेजिस्टेंस, यू नो दैट इन any conductor there are ions which are vibrating, okay? तो there are ions which are vibrating, है ना? तो विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मटेरियल होगा तो उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। अब ये जो सेल है, इस सेल का काम क्या था? इस सेल का काम था कि हमको ये सेल यूज करके एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑपरेट करना है। मान लो मैंने ये बैटरी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस लगा दी, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस, बैटरी के खुद के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं ईएमएफ। एनीवेज, इन शॉर्ट, कोई भी सेल हो, कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। और वो दिखाते कैसे हैं? अब ये जो सेल है इसका खुद का रेजिस्टेंस है, तो उसको दिखाने के लिए हम सेल दिखाते हैं, वी शो अ बैटरी और अ सेल, और उसके साथ हम एक रेजिस्टेंस दिखाते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल आर इज रिजर्व्ड, स्मॉल आर ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए रिजर्व किया गया है, और उसको हम एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, रेक्टेंगुलर शेप्ड में ऐसा अंदर दिखाते हैं, डॉटेड। तो कभी भी याद रखना, अगर ये ऐसा रेक्टेंगल के अंदर एक स्मॉल आर लिखा हुआ है, मतलब ये बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ड्यू टू द मटेरियल ऑफ द बैटरी, जिस मटेरियल से बैटरी बना है उसका ही रेजिस्टेंस है ये, एक्सटर्नल सर्किट का नहीं। एक्सटर्नल सर्किट को तो हम बाद में कनेक्ट करते हैं। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो बैटरीज है, एक 7 वोल्ट का है, एक 13 वोल्ट का है। 7 वोल्ट के बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज 1 ओहम, और 13 वोल्ट का जो है वो 2 ओहम। तो पहले तो मैं ये दो बैटरीज रख देता हूं यहाँ पे, these are two batteries with internal resistances. So you have two cells, two batteries, one of 7 volt and 1 ohm internal resistance, other of 13 volt and 2 ohm internal resistance, right? They are connected in parallel to a resistance of 12 ohm. These two are connected to another resistance, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओहम। तो ऐसा है, यू कैन शो इट लाइक दिस। ये जो आपके पास बैटरी है, दोनों के दोनों, these two are connected in parallel with another resistance, external resistance of 12 ohm। तो यहाँ पे हमारे पास एक 12 ओहम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ओके, नाउ डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता है। डायग्राम दो तरीके से दिखा सकते हो, यू कैन शो इट इन 2 डिफरेंट वेज। एक तो आप ऐसा कर सकते हो, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा करो चलेगा। या फिर आप इसको, इसी डायग्राम को, यू कैन शो इट समथिंग लाइक दिस। तो दोनों सेल एक के बाद एक दिखा दो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आखिरी में दिखा दो, डजंट मैटर, दोनों डायग्राम सेम है, दोनों के दोनों डायग्राम्स आर सेम।
no difference at all. So this is the same thing. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बीच में दिखाओ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आखिरी में दिखाओ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एकदम ऊपर दिखाओ, पर इतना है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो दोनों के दोनों सेल्स को पैरेलल में होना चाहिए, बस दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसा शो कर रहे हो, यू आर शोइंग दिस वे इज ओके, यू आर शोइंग दिस वे इज ओके, दोनों ही ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, आई जस्ट कीप इट लाइक दिस, डजंट मैटर रियली। ऐसा आ गया। अब हमको इस सर्किट का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको करंट थ्रू ईच ब्रांच बोला है, मतलब यहाँ पे कितना करंट है, यहाँ पे कितना करंट है, यहाँ पे कितना करंट है, 3 ब्रांच है, तीनों में कितना करंट है। ब्रांच क्या था आपको पता होगा, ब्रांच का मतलब क्या था, दो जंक्शन के बीच में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का जो भी पार्ट आएगा उसको ब्रांच बोलेंगे। मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू कि सबसे पहले जंक्शन आइडेंटिफाई करो, ये पॉइंट जंक्शन है और ये पॉइंट जंक्शन है, तो इन दोनों जंक्शन के बीच में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का जो भी पार्ट होगा, कौन कौन सा पार्ट है, एक ऊपर का पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक नीचे का पार्ट है, दीज 3 आर ब्रांचेस। तो आपको तीनों ब्रांच का करंट निकालना है, हाउ मच इज द करंट थ्रू ईच ब्रांच। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले नाम दे देते हैं कुछ, लेट अस कॉल दिस एज ए, आई विल कॉल दिस एज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज डी। आपको नाम कैसे देना है वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ई एंड एफ, राइट। तो सी और डी जंक्शन पॉइंट्स है। तो सबसे पहले व्हाट हैव यू डन सो फार, आपने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने नेटवर्क बनाया है। क्या था क्वेश्चन में, 2 बैटरी 7 वोल्ट और 13 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम, और ये दोनों बैटरीज एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो 12 ओम का है उसको पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, फिर हमने नामकरण कर दिया, क्योंकि हमको तो आइडेंटिफाई करना है जंक्शन कौन सा है, तो नॉमेनक्लेचर भी हो गया, नाम भी दे दिया हमने। अब करंट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करो। नाउ ऑब्वियसली करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ये करंट I1 और यहाँ का जो करंट है I2, ये दोनों करंट सी पॉइंट पे आके कंबाइन होंगे और दे विल गो हियर, I1 plus I2, from here they will go here, I1 plus I2, at point F they will travel up here, I1 plus I2, at point D I2 अपने अपने घर और I1 अपने अपने घर। होता है ना, हम लोग करते हैं ना ऐसा, हम लोग बोलते हैं मैं मेरे घर से निकल रहा हूं तो तेरे घर से निकल, दोनों उस चौक पे मिलेंगे, घूम फिर के आए अगले चौक, एक चौक से हम बोलेंगे अब तो अपने घर जा, मैं अपने घर जाता हूँ। तो सेम इज हैपनिंग हियर, I1 और I2 ने डिसाइड किया कि हमको सी पॉइंट पे मिलना है, फिर हम कोई मार्केट में जाएंगे या मूवी देखने जाएंगे, फिर वहां से हम वापस आएंगे, I2 अपने घर जाएगा, I1 अपने घर जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको इजी करने के लिए बताता हूँ, क्योंकि दिस इज हाउ इट इज। ओके, सो I1 एंड I2 करंट्स दे लीव फ्रॉम देयर सोर्सेस, 7 वोल्ट का सोर्स है I1 करंट का, 13 वोल्ट का सोर्स है I2 करंट का, दे मीट एट पॉइंट सी, देन दे गो टुगेदर, they visit resistance 12 ohm. After visiting resistance 12 ohm, they come at point D, I2 you go back to your source, I1 will go back to source of I1, that is 7, right? हो गया, इतना तो हो गया। अब हमको हर एक ब्रांच में से कितना करंट है वो फाइंड करने के लिए बोला था। तो सबसे पहले what you need to do is loop consider करो, okay, you have to apply Kirchhoff's loop law, applying Kirchhoff's second law या Kirchhoff's loop law या Kirchhoff's voltage law, KVL। कौन से लूप को, to the loop A E F B A, A E F B A, ऊपर का बाहर का लूप। ओके, अब बाहर के लूप को जब मैं अप्लाई कर रहा हूं और मैं ट्रेस कर रहा हूं A से E,
ए से ई तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, नो ड्रॉप, नथिंग नथिंग। फिर ई टू एफ आप जब जा रहे हो तो 12 ओम का रेजिस्टेंस है और यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू 12 बिकॉज यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर यहां पे आओगे तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं। फिर आप बी से ए जाओगे तो अगेन जब रेजिस्टेंस 1 ओम मिलेगा आपको तो आप करंट की डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो, तो आप बोलोगे माइनस I1 इंटू 1। फिर आप जब बैटरी पे आए तो आप बैटरी पे ट्रेस कर रहे हो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो +7 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट यू हैव। ओके, तो आपको ये मिल गया यहाँ पे 7 इक्वल टू, अभी ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाके पॉजिटिव कर दूंगा, तो I1 प्लस I2 इंटू 12 प्लस I1, therefore you will get 7 equal to 12I1 plus 12I2 plus I1, therefore you will get in total 13I1 plus 12I2 equal to 7, इक्वेशन नंबर 1। अब ये एक ही लूप हमने यूज किया है, हमको अभी अगला लूप भी यूज करना है, सो वी विल टेक अनदर लूप नाउ, सी ई एफ डी सी। ये नीचे का लूप हम यूज करेंगे। सो अप्लाई KVL, Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's loop law to the loop। कौन सा लूप? CEFDC। तो जब आप C से E आ रहे थे नो ड्रॉप, E से F जा रहे थे तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू 12। F से D जा रहे हो नथिंग, F से D देयर इज नथिंग। फिर जब D से यहां पे आओगे C पे तो माइनस I2 इंटू 2 प्लस 13 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो यू विल गेट दिस एज 13 इक्वल टू 12I1, क्योंकि ये पूरा का पूरा माइनस मैं शिफ्ट कर दूंगा तो आई विल गेट I1 प्लस I2 इंटू 12 प्लस 2I2, तो आपको मिल जाएगा 13 इक्वल टू 12I1 प्लस 12I2 प्लस 2I2, मतलब इन टोटल यू विल गेट, जस्ट अ मिनट, ओके, तो इन टोटल यू विल गेट हियर 12I1 plus 14I2 equal to 13, इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट? करेक्ट। हमें क्या करना था? हमें हर एक करंट, हर एक ब्रांच का करंट फाइंड करना था, मतलब मुझे I1 फाइंड करना था, I2 फाइंड करना था और I1 प्लस I2 फाइंड करना था। अब मेरे पास इक्वेशन 1 है जिसमें I1 I2 है, मेरे पास इक्वेशन 2 है जिसमें I1 I2 है, तो आई हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स व्हिच कैन बी सॉल्व्ड। तो आपके पास ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1, और आपके पास ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 2। ओके, तो इसको सॉल्व करना है, तो यू आर सपोज टू सॉल्व दिस, यू आर सपोज टू जस्ट सॉल्व, इजी। इसको सॉल्व कैसे करते हो अभी आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो, यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। You should know this, okay? This is something which is required for you to know. तो क्या करेंगे अब? You see, थोड़ा सा काम आपका यहाँ पे डिफिकल्ट होने वाला है, थोड़ा सा, क्योंकि numbers involved are such that this is going to be little difficult for you. Okay, so करो, इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो after solving these two, that will be left as an exercise for you. So solving equation 1 and 2, मैं सॉल्व नहीं करके दे रहा हूं, वो आपको एज एक्सरसाइज है।
solving equation 1 and 2, you should get value of I1 as, in my calculation say it is minus 1.526 ampere and I2 as, if I'm not wrong, 2.237 ampere, जो calculations मैंने करके रखे हैं according to that. Okay, so this is what you should get. Therefore, current I1 plus I2 you will be getting minus 1.526 plus 2.237, that is roughly 0.711 ampere. ओके, तो ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा. अगेन कैलकुलेशंस का पार्ट आपको करना है. यू हैव टू सॉल्व एंड वेरीफाई फॉर योरसेल्फ फाइनल आंसर्स. माय जॉब इज टू टेल यू कि एक सर्किट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, उस सर्किट में से हमको करंट्स की अलग अलग वैल्यूज कैसे निकालनी है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो बैटरीज थे, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस था 1 ओहम 2 ओहम. ये दोनों बैटरीज एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओहम को पैरेलल में कनेक्टेड थे. तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ दो लूप लिए और दो लूप से दो इक्वेशन बने और हमने उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया. दैट्स इट, एंड वी गेट I1 एंड I2. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मैंने एक बाहर का लूप लिया, एक मैंने अंदर का लूप लिया, मैंने ऊपर का लूप क्यों नहीं लिया? Because you need two simultaneous equation, because there are two currents which are involved, I1 and I2. If you want, अगर आपको करना है तो आप बाहर का लूप और ऊपर का लूप लेके भी कर सकते हो, doesn't matter. अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ये लूप और ये लूप लेके भी कर सकते हो. ओके, तो लूप सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी करंट्स यू वांट टू फाइंड आउट. दो करंट है I1 I2 फाइंड करना है, क्योंकि तीसरा तो I1 प्लस I2 है ना. तो अगर हमको I1 और I2 फाइंड करना है तो दो लूप से काम होता है मेरा. तो I can take any two loops and solve. So solving is left for you as an exercise. Do not rely on my calculations. मैंने सिर्फ आपको बता दिया कैसे करना है, ये करना अभी आपको है, सॉल्व तो आपको करना है. So find out what is value of I1, what is value of I2, what is value of I1 plus I2, और simultaneous equation solve करना ये आपने स्कूल टाइम में सीखा है. Next question. Find, for the given network, find the current through 4 ohm and 3 ohm. Assume that the cells have negligible internal resistance. तो ये जो सेल दिए हुए हैं हमको, इसका खुद का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 4 ओहम थ्रू 3 ओहम. तो ये I2 और I3 की वैल्यू आपको पूछी है. ओके, again you have to apply KVL. By the way, if you see, F is a junction point and C is a junction point. Okay, तो आप as you can see, अगर F पॉइंट पे मैं जंक्शन लॉ अप्लाई करता हूं तो व्हाट डू यू नोटिस? सो एट पॉइंट F, according to KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, F जंक्शन पॉइंट है, वहां पे I1 करंट और I2 करंट दोनों मिल रहे हैं. See, I2 is coming this way, I1 is coming this way, both will meet at point F. So I1 plus I2 together will give you I3. This is first thing that you need to know. Okay, this is what you should know, equation number 1. Now if I apply Kirchhoff's law, voltage law, applying Kirchhoff's voltage law, किसको पहला लूप लेता हूं मैं, E F C D E, E F C D E, ये लॉ, ये लूप. तब जब E से F जाओगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप है ही नहीं, बिकॉज इज नथिंग. When you are going from F to C, you are tracing against the direction of I2. So potential drop will be
I2 इंटू 3, क्योंकि I2 इंटू R पॉजिटिव क्यों, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। जब आप यहां पे जा रहे हो, यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ I1, तो माइनस I1 इंटू 4। जब यहां पे आए, डी से ई पे आए, तो यू आर ट्रेसिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आपको मिल जाएगा ये, दिस इज व्हाट यू विल गेट हियर 3I2 minus 4I1 plus 10 equal to 0। मतलब you will get 4I1 minus 3I2 equal to 10, equation number 1। ओके, सिमिलरली मैं अगर अब और एक लूप लेता हूं, F A B C F, मतलब ऊपर का लूप लेता हूं मैं, दिस वन। तो जब मैं F से A जा रहा हूं, आई एम ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो 4I3 विथ अ नेगेटिव साइन, क्योंकि मैं करंट के डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूं, है ना, करंट के डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूं। फिर जब मैं A से B ट्रेस करूंगा, तो माइनस से प्लस ट्रेस कर रहा हूं, तो +5। फिर जब मैं यहाँ पे आऊंगा, तो कोई ड्रॉप नहीं है, नथिंग नथिंग। फिर जब मैं C से F आऊंगा, तो वापस आई एम ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ I2, तो ये आ जाएगा -3I2 इक्वल टू 0। तो आपको मिल जाएगा ये, दिस इज व्हाट you will get 3I2 plus 4I3 equal to 5, equation number 2। देन मैं और एक लूप लेता हूं, क्योंकि अदरवाइज सॉल्व तो नहीं कर पाओगे, या फिर ऐसा करो, डू नॉट टेक अनदर लूप, तो ऐसा भी कर सकते हो। अब इक्वेशन नंबर 1 यहां पे था, दिस इज 2, दिस इज 3। अब ऐसा करो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, है ना, यू सी दैट इज वेयर यू हैव टू सॉल्व। आपको करना क्या है, आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है I3 और आपको फाइंड करना है I2। तो आपको I2 और I3 में दो दो इक्वेशन चाहिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए। इफ आई से फाइंड x एंड y, तो आपके पास दो इक्वेशन चाहिए ना, सम ax प्लस by इक्वल टू समथिंग समथिंग, dx प्लस ey इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो दो इक्वेशन होंगे, तो दो अननोन फाइंड कर सकोगे। हमको फाइंड क्या करना था, I2 एंड I3, I2 और I3 फाइंड करना था। हमारे पास I2 और I3 में एक ही इक्वेशन है, कौन सा, ये। तो क्या करेंगे आप फिर, तो आप ऐसा कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज, ये जो I1 है यहाँ पे, आई कैन राइट दिस एज I3 माइनस I2, और इसको मैं इक्वेशन 1 बोल के यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। ओके, तो व्हेन यू डू दिस, तो आप ऐसा कर सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2, 4 टाइम्स ऑफ I1 इज I3 माइनस I2 माइनस 3I2 इक्वल टू 10। तो 4I3 माइनस 4I2 माइनस 3I2 इक्वल टू 10। ओके, गुड। तो नाउ you have 4I3 minus 7I2 equal to 10, equation number 3, and I will call this as equation number 4। आगे आपके पास दो इक्वेशंस, दो अननोन, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व दिस, सॉल्व करो इसको। सो यू विल हैव टू सॉल्व दिस, सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 we get, आपको ये सॉल्व करने के बाद यू शुड गेट वैल्यूज ऑफ I2 as minus 0.5 ampere and I3 as 1.62 ampere। Again, you should verify these calculations for yourself। तो I2 और I3 की वैल्यू आपको खुद को फाइंड करनी है। So what we have done in this question and in the previous question is exactly the same thing। यहाँ पे भी आपको ब्रांच, हर एक ब्रांच में से करंट फाइंड करना था, यहाँ पे भी हमने केवीएल अप्लाई किया, दो इक्वेशन बनाए I1 और I2 में, दोनों को सॉल्व कर दिया।
यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम किया हमने यहाँ पे I2 और I3 में दो इक्वेशंस बनाए, दोनों को सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमको पूछा है व्हाट इज करंट थ्रू 4 ओहम रेजिस्टेंस मतलब I3 एंड व्हाट इज करंट थ्रू 3 ओहम रेजिस्टेंस मतलब I2। तो आपको पूछा है I2 I3। अब एक कंफ्यूजन और होता है, 4 ओहम तो यहाँ पे भी है। हाँ, तो फिर एक काम करो, I1 भी फाइंड कर लो, क्योंकि आपको पता है I1 तो I3 माइनस I2 ही होने वाला है ना। तो आपको I2 मिल गया, I3 मिल गया, तो I1 तो अपने आप ही मिल जाएगा, तो I1 भी फाइंड कर लो। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ओवरऑल टॉपिक बहुत इजी है ओवरऑल, ओनली थिंग इज बेसिक्स। तो माय सजेशन टू यू वुड बी टुडे, राइट टुडे आज के आज आप KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ, ये एक, किरचॉफ सेकंड लॉ जिसको आप किरचॉफ लूप लॉ या वोल्टेज लॉ भी बोलते हो, ये सेकंड, आज के आज रिवाइज करके उसके कन्वेंशंस पढ़ो। कन्वेंशंस पढ़ने के साथ साथ सर्किट ट्रेसिंग का एक हाथ एग्जांपल देखो, और वो एक हाथ एग्जांपल मैंने आज यहाँ पे 3 एग्जांपल ले लिए। दिस इज वन एग्जांपल, दिस इज अनदर एग्जांपल, और थ्योरी में हमने ट्रेसिंग के लिए इक्वेशंस कैसे बनते हैं, यहाँ पे 3 लूप लिए हैं हमने। सो समथिंग, दिस इज समथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, you will be able to solve. And in the next session we are going to start with Wheatstone's bridge, which is very important and very easy topic, provided you have understood junction law and voltage law. So that's it for today. We are going to stop today at this point.